This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः पौषकृष्ण चतुर्थी दिनांक 1 फेब्रुवारी 2021 चरक सूत्रस्थान अध्याय 29 सूत्र 1 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा आद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा तैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ऊनत्रिंशोऽध्यायः 29 अथा तो दश प्राणायतनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः यथा इतिहासः भगवान् आत्रेयः तर्हि यत् विचारविमर्शः यहाँ विचारविमर्शः तत्र प्रचलितः आसीत् विशेषतः शुद्धायुर्वेद मिश्रायुर्वेद विषये तस्य उपसंहारः इदानीं क्रियते ततोऽनन्तरम् अस्य अध्यायस्य प्रारम्भः क्रियते तत्साधु तो मैं जो बात कर रहा था शुद्ध आयुर्वेद और मिश्र आयुर्वेद के बारे में तो उसका पहले उपसंहार थोड़ा सा करते हैं और फिर इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि बीच में ये शुद्ध मिश्रवाद बहुत बड़े पैमाने पर था और उस जमाने में जो अच्छे डॉक्टर्स पढ़ाने के लिए आते थे और इंटीग्रेटेड कोर्स था तो उसमें जो पीढ़ियां निर्माण हुई उनके ऊपर वैद्यों का प्रभाव कुछ नहीं रहा प्रभाव रहा वो सिर्फ एलोपैथी का ही प्रभाव इस प्रकार का रहा और उन्हीं में से अध्यापक बने आगे और आयुर्वेद पूरा चला गया तो मूल ग्रंथ का अध्ययन बंद हो गया आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स भी नहीं रहे और इसीलिए आज की नौबत प्राप्त हुई है कि मूल ग्रंथ यही स्रोत है ज्ञान का उसी से हम छूट गए अब कोलटकर जैसे महानुभावों के कारण फिर से आयुर्वेद बढ़ने लगा और जैसे मैंने कहा कि वेणुमाधव शास्त्री जोशी उन्होंने अपना पक्ष बदल कर मिश्र चिकित्सक से शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक के वो तरफ वो मुड़े क्योंकि उन्हें मालूम पड़ा कि जो मिश्र करने वाले हैं आयुर्वेद करते ही नहीं है सिर्फ एलोपैथी ही करते हैं सिर्फ बताने के लिए मिश्र इस प्रकार के लिए बोलते हैं तो अगर हम आयुर्वेद से ही छूट जाए तो कोई संबंध नहीं है तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है
तो इसलिए वो फिर से शुद्ध आयुर्वेद की तरफ मुड़े। और अभी ये काफी परिवर्तन आ गया है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ ये आज के काल में जहाँ इन्वेस्टिगेशंस इतने सारे तरीके से बढ़ गए हैं, खास करके पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस और रेडियोलॉजिकल या सोनोलॉजिकल वगैरह के इन्वेस्टिगेशंस, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, उसमें संदेह नहीं है। एक्सटेंडेड रूप है प्रत्यक्ष प्रमाण का। सतांश रूपाणाम प्रतिसंधिकर्षात् अधिविकर्षात् वगैरह इस प्रकार से जो बताया जाता है। तो उसमें जो प्रत्यय थे वो निकाले गए हैं। और भीतर के शरीर के भीतर के अंगों का, भावों का सूक्ष्म तरीके से ज्ञान अभी के फिजिक्स के जरिए होता है। लेकिन उसका सभी का इंटरप्रिटेशन मॉडर्न मेडिसिन के लिए होता आया है, और उस मॉडर्न मेडिसिन का जो इंटरप्रिटेशन है उससे आयुर्वेद में इंटरप्रिट करके अभी लोग बता रहे हैं, या उसके आधार पर निदान कर रहे हैं, उसके आधार पर चिकित्सा कर रहे हैं। ये अधूरा प्रयास है, क्योंकि हमें आयुर्वेद की दृष्टि से पूरी तरीके से उसको देखना है। और वो दृष्टि आयुर्वेद के अध्ययन के बिना, ग्रंथों के अध्ययन के बिना नहीं हो सकती। वो दृष्टि प्रत्यक्ष अनुभव के बिना नहीं हो सकती। और इसीलिए आज की परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं है, रिजल्ट दिखाने वाले चिकित्सक नहीं है, और फिर जो भी कुछ यश इसमें मिल रहा है, हाँ, उसमें इंटीग्रेटेड विचार करके कुछ ना कुछ सिद्धि हासिल होती है। तो हमें इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमारे शास्त्र के लिए करना है। जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग हमने त्रिस्कंद कोश के लिए किया या अभी प्रातिपदिक कोश के लिए कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो प्रयोगशाला परीक्षण हो या सोनोग्राफी वगैरह इस प्रकार की टेक्निक हो, अगर हम आयुर्वेद भावों को उसमें से समझ पाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा भी साइंस ऑब्जेक्टिविटी ओरिएंटेड होगा। अभी जो सब्जेक्टिविटी ओरिएंटेड है, सब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इस प्रकार का होगा। तो उसका प्रसार प्रचार आसान होगा थोड़ा सा। तो जैसे कि मैंने कहा, वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट रक्त, इनका अगर हम परीक्षण कर पाएंगे आधुनिक विज्ञान के जरिए, फिजिक्स के जरिए, तो एक अहम बात इस प्रकार की हो सकती है। लेकिन हमारा जो सर्वांगीण दृष्टिकोण है, होलिस्टिक अप्रोच है, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम भी एलोपैथी के जैसे फोकस्ड हो जाएंगे तो हमारी भी बर्बादी होगी। तो आयुर्वेद को भली भांति समझना ही है, और आयुर्वेद की दृष्टि से आधुनिक विज्ञान को समझना चाहिए। ये सबसे अहम मुद्दा इसमें है। तो इस दृष्टि से थोड़ा इंटीग्रेशन हो सकता है। अभी क्या करते हैं कि लोग आयुर्वेद को उसमें बिठाने की कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो ये मेद से संबंध कुछ है, और फिर मेद कम करने वाली कुछ दवा देनी चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या शुगर बढ़ गई है रक्त में तो शुगर कम करने वाली कोई दवा ढूंढनी चाहिए, जो प्रमेह से लेकर उठाकर उसमें प्रयोग करे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैं मानता हूं कि हमारे दृष्टि से जो भी निदान होगा, संतर्पण करना है, प्रतर्पण करना है, ये पहली सोचनी चाहिए प्रमेय। अगर हमारे दृष्टि से प्रमेय निदान है तो, अगर प्रमेय निदान नहीं, कोई और ही निदान है, तो उसके मुताबिक चिकित्सा करनी चाहिए। और फिर
अगर यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं, रक्त शर्करा बहुत बढ़ रही है वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में अलगता से कैसे सोचना है, हाँ, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो फिलहाल जो दृष्टिकोण है वो एलोपैथिक डायग्नोसिस नट जैसा काम कर रहा है, और बोल्ट आयुर्वेद चिकित्सा काम, ये नट बोल्ट कभी मैच होगा ही नहीं इस प्रकार से। एलोपैथी का डायग्नोसिस के साथ आयुर्वेदिक का डायग्नोसिस होना जरूरी है, और फिर आयुर्वेद चिकित्सा का बोल्ट जो है वो उसमें बैठेगा। हाँ, तो ये समझने की कोशिश होनी चाहिए। हाँ, और मैं इंटीग्रेटेड को नहीं मानता हूँ, मैं होलिस्टिक को मानता हूँ। होलिस्टिक में सभी शास्त्रों के जरिए विचार हो सकता है। एक तो हमारे आयुर्वेद में ही इतना है कि वो सब भाव देखते देखते भी हम तंदा कर देते, हमारी बुद्धि व्याकुल हो जाती है। हाँ, तो उसके साथ एलोपैथी होम्योपैथी वगैरह वगैरह ये सब करेंगे तो और मुसीबत इस प्रकार की हो जाएगी। विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धि आकुली कुर्युक्तिम पुनः अल्प बुद्धे है, ऐसे अगर वहां पे कंडीशन है, तो हमें जितना हो सके उतना आयुर्वेद के भाग को बढ़ाते रहना है। हाँ, मूल ग्रंथों से आकलन होता रहना चाहिए, और फिर जहां जरूरत पड़े वहां अन्य शास्त्रों से अगर आप लेना चाहते हैं तो बात लेने की कोशिश करें, टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन उन जैसे टेक्नोलॉजी में डूब नहीं जाए। सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए ही सब होता रहता है, ये भूल मत करें इस प्रकार से। तो मेरा मंतव्य है कि हमें जरूरत है वो होलिस्टिक अप्रोच की, और फिर इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही पार्ट होना चाहिए, आयुर्वेद का बड़ा पार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आज सुबह जो लेक्चर दिया है ऑडियो रिकॉर्ड किया है डायबिटीज के बारे में, कि आधुनिक वैद्य एनाटॉमिकल अप्रोच के जरिए यूरिनरी एपरेटस का विचार करता है, और किडनी फेलियर का मतलब किडनी काम नहीं कर रही ऐसा ही सोचता है। लेकिन जो रक्त किडनी में आकर फिल्टर होता जाता है, उस रक्त के बारे में वो क्या सोचती है? जब कोई वस्तु का उत्पाद होता है, हाँ, तो उसमें रॉ मटेरियल का भी बहुत अहम रोल है। अगर आप श्रीखंड या बासुंदी बना रहे हैं और दूध अच्छा नहीं है, तो क्या उसकी बासुंदी अच्छी बनेगी या श्रीखंड अच्छा बनेगा? वस्त्र अच्छा नहीं है तो, हाँ, कपड़ा अच्छा नहीं है तो उससे जो वस्त्र बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है एलोपैथी, कि जो रक्त किडनी में आ रहा है, जो फिल्टर होता जा रहा है, वो रक्त किस प्रकार का है, वो अच्छा है या नहीं है। हाँ, वो उसमें बहुत सारे अशुद्धियां इस प्रकार की। तो अगर सोचना है तो केवल किडनी के बारे में नहीं सोचना है। किडनी को हमने एक वैसे पकड़ लिया है कि हाँ बस अभी इसमें है ना तो किडनी फेलियर है, लेकिन रक्त के बारे में कोई सोचता नहीं है, पचन के बारे में कोई सोचता नहीं, क्योंकि रक्त निर्माण होना जो है वो अंतिमतः सभी चीजें आहार पर ही निर्भर इस प्रकार की है, दिनचर्या के ऊपर निर्भर है। तो इसके ऊपर कौन ध्यान देगा? तो अगर होलिस्टिक अप्रोच होगा तो हम उसके बारे में सोच पाएंगे कि खाना पीना कैसा है, अग्नि कैसा है, ये सार पित्त विभाजन किस प्रकार से हो रहा है, अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है।
पहला तो फिल्टर वही लगना चाहिए, हाँ, कि मूत्र की निर्मिति अच्छे होकर पक्वाशय से ही लेकर बस्ती में जाकर चली जाएगी इस प्रकार से। हमारा सभी का ये अनुभव है कि ज्यादा पानी पीते हैं, हाँ, तो ज्यादा यूरिनेशन होता है, हाँ, मूत्र परिवर्तन ज्यादा होता है और तुरंत भी होता है। रात को सोते वक्त पानी पिया तो रात में उठना पड़ता है, हाँ। अभी हमारे हिसाब में तो पक्वाशय और मूत्राशय का डायरेक्ट इनसे कनेक्शन है। आधुनिक वैद्य की दृष्टि से ये सब पानी किडनी में जाएगा या रक्त बनकर किडनी में जाएगा, किडनी से होकर फिर ब्लैडर में आएगा इस प्रकार। आमाशयाच्या स्नेहापासून गुटकाला पोषण होतं याचा चिकित्सेमध्ये कसा वापर करता येईल? ये कहाँ का रेफरेंस बता रहे हो? क्लेदक सौन संघात क्लेदनाथ आमाशय में जो स्नेह है शारंग रेफरेंस है सामने तो रखो। उसके आधार पर कुछ विचार हो सकता है तो देखेंगे। मैंने इतनी गंभीरता से शारंगधर नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो थोड़ा ही पढ़ा है। तो क्लेदक कफ के बारे में थोड़ा सा है कि वो अन्न का क्लेदन करता है, पचन के लिए मदद इस प्रकार का करता है। ये सुशीला टाकतो आता समोर नाही। ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें आयुर्वेद की दृष्टि से पूरी तरीके से देखना है, इस सबसे। और आयुर्वेद को छोड़कर अगर हम मॉडर्न मेडिसिन का बारे में, मेडिसिन के बारे में सोचने लगेंगे कि एनाटॉमी के बारे में सोचने लगेंगे तो बड़ी मुसीबत इस प्रकार की हो जाएगी। और वही सिलसिला अभी चल रहा है, तो हमें उसमें से, उस मानसिकता से बाहर निकलना है और गहराई में जाकर आयुर्वेद के बारे में सोचना है, सूत्रों के बारे में सोचना है। तो अभी दश प्राणायतनीय की बात करते हैं। दशैव आयतनानि आहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिता। 10 ही प्राणायतन है। आयतन का स्थान, नाम या अर्थ, स्थान इस प्रकार का है। तो आयतन 10 ही है जिसमें प्राण रहते हैं, क्योंकि द्वादश प्राण है। तो संभवतः द्वादश आयतन होनी चाहिए, लेकिन दशैव, दश एव, ये जो एवकार है ये स्पष्ट करता है कि केवल जठरस्थस्य मेधसः वृक्को पुष्यति। लेकिन एक बार देखना पड़ेगा संस्कृत की दृष्टि से इसमें कुछ गड़बड़ है। जठरस्थस्य और मेधसा ये दोनों षष्ठी है, और वृक्को पुष्यति ये भी बराबर नहीं है। मेधसा पंचमी हो सकती है, लेकिन फिर वो जठरस्थस्य से मिलता नहीं है।
तो मूल सूत्र अगर हो सकता है तो सामने लाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये संस्कृत दृष्ट्या ठीक नहीं है। जठर म्हणजे एकूण उदर अवकाश असा अर्थ असावा, केवळ आमाशय घेता येईल का? या और भी अलग चीज रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें बहस करने के पहले वो मूल सूत्र ही देखना चाहिए, क्योंकि मूल सूत्र अगर कुछ अन्य ही है तो हम खामखा बहस करते रहेंगे। तो मूल सूत्र को पढ़ेंगे तो शायद कुछ पता चले। एनीवे, तो दशैवायतनानि आहु प्राणायेषु प्रतिष्ठता। ये 10 ही प्राणायतन इस प्रकार के हैं। वास्तव में प्राण मर्मों में रहते हैं। शंखो मर्मत्रयम, ये शंख मर्म है और मर्मत्रय शिरो हृदय एंड बस्ती, ये 3 मर्म ही है, प्रधान मर्म है। कंठ, ये 5 हुए, कंठ, रक्त, शुक्र, ओजस और गुदर, ये इस प्रकार से 5 हुए। तो कंठ इस प्रकार से प्राणायतन में आ गया। अभी पूरा कंठ लेना है या कंठ का कोई अवयव हिस्सा लेना है, ये संदिग्ध इस प्रकार का रहेगा। और कौन से प्राण कहाँ पे रहते हैं, ये भी एक अलग माहौल रहेगा। शुक्र ओजसी, ये फिर से द्विवचन, एक संहिता बेस एमडी का थीसिस होना जरूरी है, जिसमें केवल द्विवचन के बारे में सोचा है। शुक्रंच ओजहा च शुक्र उदसी, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। हाँ, ये दोनों मिलकर प्राणायतन है, ऐसा उसका अर्थ होगा। वैसे भी शंख, ये दोनों मिलकर, दोनों शंख मिलकर प्राणायतन है। दोन्ही बरोबर असतात, तेवढंच वेगळं राहतं, एक एक नाही काम करत। और बुद्ध, आयतनचा मूळ अर्थ काय आहे? आश्रय स्थान की उद्भव स्थान की संचरण स्थान। मूल अर्थ आश्रय स्थान है, लेकिन बाद में ये बताए जा सकते हैं। जैसे स्रोतस के बारे में मूल स्थान जब बताते हैं, वहां आयतन शब्द का प्रयोग नहीं है, स्थान शब्द का ही प्रयोग है। यकृत मूलम लिहाच, ये जो प्रत्यय स्रोतस के बारे में बताते हैं। तो कंसर्टकर जी का यह कहना था कि ये एक उत्पत्ति स्थान और एक विनियोग स्थान इस प्रकार का है, खास करके यकृत और प्लीहा के बारे में। दोनों ही आयतन है। और एक आयतन में संप्राप्ति आरंभ होकर पूरे शरीर में फैल सकती है, दूसरे आयतनों में फैल सकती है। तो जहां वो जाएगी वो उसका आयतन बन जाएगा। अभी जो कैंसर में मेटास्टेसिस की संकल्पना है,
कि कहीं एक जगह कैंसर का आरंभ हुआ, वहां से सेल दूसरी जगह गए, अब उन्होंने दूसरा आयतन बना लिया वहां पे, वहां मेटास्टेसिस हो गया इस प्रकार से। तो आश्रय स्थान के जरिए ये संचरण स्थान की बात वहां पे हो रही है। उत्पत्ति स्थान और विनियोग स्थान अलग होने की वजह क्या हो? ये तो नैसर्गिक है। जो शरीर में है उसको हम समझ रहे हैं, ये किस वजह से इस प्रकार से हुआ है ये बताना मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। स्रोतस एक संकल्पना है जिसमें कहीं से कुछ भाव प्रवेश करता है और उसका परिणमन चालू रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है और वो परिवर्तित होते होते मार्गक्रमण करता रहता है। तो संभवतः वो परिवर्तन होते होते फिर मूल स्थान में नहीं आएगा, किसी दूसरे स्थान में जाएगा। ये अगर एक चैनल जैसा इस प्रकार का है, तो उस भाव की उत्पत्ति का आरंभ एक जगह हुआ और जब तक वो पूरा हो जाएगा तो उसका विनियोग करने का प्रश्न उठेगा या विनियोग करने का संबंध रहेगा, वो उसका दूसरा स्थान होगा। ये शायद सोच इसके पीछे। हाँ, वृक्कौ पुष्टिकरो प्रोक्तो जठरस्तस्य मेधसः। तो ये अलग, पूरा ही अर्थ अलग है। वृक्क जठरस्थ मेद की पुष्टि करते हैं, मेद वृक्क की पुष्टि नहीं करते हैं, पुष्टि नहीं करते हैं। तो जठरस्थ जो मेद है उसकी पुष्टि वृक्क करते हैं। तो जो ये मेदोह स्रोतस का मूल स्थान वृक्क वपावहनंच, ये उत्पत्ति स्थान और विनियोग स्थान इसी प्रकार का हुआ। मेद का आरंभ इस वृक्क में शुरू हुआ और उदरस्थ जो मेदोवर्ती है उसका पोषण उस मेद से हो रहा है। अभी ये श्लोक तो मुझे याद आया, लेकिन मुझे उस समय में याद नहीं आ रहा था। तो जठरस्थ मेद वृक्क की पुष्टि नहीं करता, किंतु वृक्क जठरस्थ मेद की पुष्टि करते हैं। तो ये जैसे वृक्को वपावहनंच इस प्रकार का बताया, उसी प्रकार का ये रेफरेंस है, अलग उसमें नहीं है। लेकिन ये भी उत्पत्ति स्थान और विनियोग स्थान उसी प्रकार से बताए गए हैं। तो स्रोतस अगर एक चैनल है, एक जगह से शुरू होता है दूसरी जगह जाता है इस प्रकार से, तो ये संभवतः उत्पत्ति स्थान और विनियोग स्थान इस प्रकार से बताया जाएगा। शायद आरबीसीज का निर्माण और आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन, इस बात को लेकर ये हुआ होगा इस प्रकार से। और यहाँ में आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें जो हेम है, आयरन है, वो फिर से यकृत में लाया जाता है। और सकल आपके रसा रकृत लेहानो प्राप्य रागम उपैति, जो आपके रस बना है वो यकृत विहार के यहाँ नजदीक आकर फिर से उसको राग प्राप्त होता है। तो जो ये आयन है वो उससे उसको लेकर फिर से रेड ब्लड सेल्स इस प्रकार से बनते हैं। तो बनना एक चीज है, और जब उनकी आयु खत्म होती है तो उसको डिस्ट्रक्ट करके उसमें से जो आयन है उसको सेपरेट करके फिर से इस्तेमाल में लाना, ये एक चक्र चालू रहता है इस प्रकार से। तो
अपने हम निकले शंखो और शुक्रव जैसी, ये दोनों द्विवचन के जरिए विचार शुरू हुआ, ये दोनों साथ में होने चाहिए। और बुध भी एक मर्म स्थान है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब ये अर्श चिकित्सा आती है, और वाग्भट में तो शुरू में ऑपरेशन नहीं दिया, शस्त्र कर्म नहीं दिया, लेकिन चरकाचार्य बताते हैं कि इसमें शस्त्र कर्म, अग्नि कर्म ये सब किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना कि सिर्फ वही चिकित्सा नहीं है। हाँ, और ये मर्म स्थान है, तो जनरली मर्म को दूर रखना है, मर्म स्थान पर शस्त्र कर्म नहीं करना है, ऐसा है। अभी तो हृदय रोग भी शस्त्र कर्म होता है, अर्शत का तो होता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ब्लैडर के बारे में भी रख शस्त्र कर्म होता रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि यहाँ रिस्क ज्यादा है। जब इस प्रकार से प्राणायतन है ये, तो प्राण अगर वहां से छूट जाए तो फिर आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। तो इस बात को भली भांति ध्यान में रखना है, और शस्त्र कर्म करने के पहले या अग्नि कर्म, दान कर्म करने के पहले सोचना है। ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तानि इंद्रियाणि विज्ञानम चेतना हेतु मामया जानीते यस्य वै विद्वान प्राणापि सर्वोच्यते। यहाँ जानीते, जो जानता है, स विद्वान प्राणाभिसरा उच्यते, उस विद्वान को प्राणाभिसर कहते हैं। तो निकलने वाले प्राणों को फिर से वापस बुलाने वाला इस प्रकार का है। एक दिल्ली में प्राणाचार्य करके एक उपाधि दी जाती है। हाँ, वो सब पैसों का खेल है, लेकिन आप पैसे दे देंगे तो वो उपाधि आपको मिल जाती है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार ये प्राणाभिसर ये उपाधि हो सकती है। किसके लिए? तानी, ये जो सब दश प्राणायतनानि बताइए, ये जो जानने वाला है, इंद्रियाणी, और इंद्रिय जो जानने वाला है, विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान, वही या शब्दाचा अर्थ काय आहे? ये केवल पाद पूर्णार्थ इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो उसका मतलब नहीं अव्यय है। तो विज्ञान, हाँ, आत्मज्ञान और विज्ञान, ये दूसरे किसी जगह पे इसके बारे में बहस आई है, अभी मुझे याद नहीं है। ज्ञान विज्ञान शक्ति संपन्न, इस प्रकार को जो विमान स्थान में आया है रेफरेंस तद्विद्य संभाषण के बारे में, वहां एक बार देखना पड़ेगा। तो तानी इंद्रियाणी, ये भी हो सकता है, तानी इंद्रियाणी, ये एक विशेषण विशेष इस प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन इन सभी का और इंद्रियों का वैसे डायरेक्टली संबंध नहीं है। तो दश प्राणायतनानि तानि दश प्राणायतनानि, इंद्रियाणी, इंद्रियों को भी अलग तरीके से जानता है। विज्ञानम, विज्ञान जानता है। चेतना हेतु आमया, चेतना हेतु जो आत्मा, आत्म तत्व है, जिसको जानता है, और आमयान, रोगों को जो जानता है, सविद्वान सवै विद्वान प्राणाभिसर, वो विद्वान, उस विद्वान को प्राणाभिसर इस प्रकार के कहते हैं। अभी चक्रपाणिदित्य ने चेतना हेतु आत्मा चेतना समवाय कारणत्वात्,
चेतना का समवाय कारण आत्मा है इस प्रकार का. किंवा चेतना शब्देन आत्मा हेतु शब्देन च व्याधीनां जनको हेतु निदान रूपस्तथा शमको हेतु भीषण उच्यते. लेकिन कहीं भी हेतु शब्द पहले नहीं आता, ये बीच में पड़ा है. चेतना हेतु आमय हेतु इस प्रकार का. हाँ, हाँ. तो चेतना आणि हेतु ये मुश्किल है काफी इस प्रकार से तोड़ना. तो पहला ही ठीक है, चेतना शब्द, चेतना हेतु आत्मा इस प्रकार का. और आमय रोग जो है वो, इनके बारे में जो जानता है. यहाँ आत्मा को जानना से क्या अर्थ अभिप्रेत है. ये ऐसा है ना कि शरीर इंद्र सत्वात्म संयोगोधारी जीवित. तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा ये चार अपेक्षित है जिससे आयु बनती है. तो शंखो मर्मत्रयं कंठो रक्तम शुक्रो जसी गुदम, इससे शरीर को ले सकते हैं, इंद्रिय आत्मा, और अलग रहा सिर्फ विज्ञान जो मन के द्वारा विज्ञान होता रहता है, तो मन उसमें ले लेंगे. और रोग को वही समझना है. इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि आयुर्वेद का दृष्टिकोण व्यापक इस प्रकार का. एलेक्सिस कैरल की किताब है मैन द अननोन, जिसको नोबेल प्राइज मिला है. और उनका कहना है, ये 70-80 बरस पूर्व की किताब है, इजीली डाउनलोडेबल है, डाउनलोड के लिए अवेलेबल है. ठीक है. तो उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से आधुनिक वैद्य एक मनुष्य को समझने की कोशिश कर रहा है, उससे वो कभी भी मनुष्य को समझ नहीं पाए. The modern medicine will never understand a human being because the gadgetry that is being used or the means that are being used to understand a human being are inadequate. हम एक सजीव के बारे में सोच रहे हैं, सजीव के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, और जो मेन है चैतन्य आत्मा, यानी कि आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, इनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है आधुनिक वैज्ञानिक में. कुछ भी विचार नहीं है. साइकोलॉजी अलग तरीके से डेवलप हो रही है, लेकिन उसमें भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि मूल रूप से मन क्यों बिगड़ता है, इष्टस्य अलाभात लाभाच्च अनिष्टस्य वगैरह इस प्रकार के कारण है, ये कहीं पे इसका निर्देश इस प्रकार का नहीं है. तो जिससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जो साधन सामग्री हमें चाहिए, वो साधन सामग्री ही अगर अधूरी है, तो हम कभी भी उस विषय को समझ नहीं पाएंगे. ये उसका कहना था, और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला. और अभी भी वो वही भूल चलती आ रही है. हम केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जरिए देखने की कोशिश करते हैं, रोग को समझने की कोशिश करते हैं, आयु को समझने की कोशिश करते हैं, ये अधूरा है. जब तक हम ये मन, बुद्धि, आत्मा वगैरह के बारे में सोचेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तब तक हम आयुष के बारे में, जीवन के बारे में नहीं समझ पाएंगे. मैकेनिकल प्रोसेसेस है, उनको हम समझ पाएंगे, लेकिन मैकेनिकल प्रोसेस से आगे कुछ है, सजीव शरीर है,
इसके बारे में हम सोचेंगे नहीं तो ये पूरा अधेरा इस प्रकार का ही रहेगा। तो केवल भौतिक स्तर पर विचार नहीं करना है, उसमें इन सभी बातों पर ध्यान देना है। ये एक अहम मुद्दा इसमें रहता है। और फिर इन सभी को जो जानता है सवै प्राणाभिसर उच्चते, विद्वान, वो विद्वान प्राणाभिसर इस प्रकार का कहा जाता है। तो वास्तव में अधिकरण जो शुरू किया दश प्राणायतन इस प्रकार का, प्राणायतन की बात करते करते वो समझे पानी, और फिर इंद्रियाणी विज्ञान चेतना हेतु आमय, इन सभी को जाने। तो वो जो जानता है वो प्राणाभिसर, वो उस विद्वान को प्राणाभिसर इस प्रकार से कहते हैं, पुकारते हैं। तो अगर चेतना और हेतुम अलग करेंगे तो विज्ञानम चेतना, लेकिन चेतनाम होना चाहिए फिर। चेतना शब्द से काम नहीं चलेगा। हाँ, हेतुम आमयान, बाकी सभी द्वितीया है, तो चेतना भी द्वितीयांत होना चाहिए। तो ये दूसरा तरीका जो कहा है कि चेतना शब्द है ना आत्मा, हेतु शब्द है स्वाधीनाम जनक हेतु, वो एक्चुअली नहीं होगा इस प्रकार से। द्विविधास्तु खलु विसर्जो भवन्ति अग्निवेश, प्राणाभिसरा जीविताभिसरा। आयुर्वेदात शरीर हृदय बसती है त्रिमर्म, तर मॉडर्न मेडिसिन मध्ये पोस्टमॉर्टमच्या वेळी हार्ट, हेड अँड लंग हा ट्रायपॉड बघतात। मग आयुर्वेदात सत्य प्राणायामध्ये फुफ्फुस नाही तर बस्ती घेतले, हे कसे स्पष्टीकरण देता येईल? मत सोचो इस प्रकार से। ये पोस्टमार्टम की बात अलग है, हम जीवित शरीर की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कौन कर सकेगा? जिसको आयुर्वेद अच्छा समझता है वही कर सकेगा। अब हम आयुर्वेद को छोड़कर इंटीग्रेशन करना आरंभ करेंगे तो बड़ी मुसीबत इस प्रकार हो जाएगी। तो ये तो मुझे मालूम नहीं है, हार्ट, हेड एंड लंग इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में बस्ती एक अहम अवयव है, और उसके बारे में सोचना चाहिए। प्राणानाम एके अभिसरा हंतारो रोगाणाम, रोगाणाम एके अभिसरा हंतारः प्राणानाम। तो सर्वचिकित्सया वैद्याधीनत्वेन यादृशो वैद्यः उपादेयः यादृशश्च अनुपादेयः तद्दर्शनकौशलात् सूत्रस्थानार्थसंग्रहं दर्शयति द्विविधा इत्यादि। रोगाणाम अभिसरा इति रोगाणाम आनेतारः। तो एक प्राणों को वापस लाने वाले हैं और रोग का नाश करने वाले हैं, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना विचारला होता। अभी हमारे जो परीक्षक है
वो सभी एलोपैथी माइंडेड ही है। और फिर उसके जरिए सवाल पूछते रहते हैं। उनके मन में उसका कुछ जवाब होगा ही ऐसा भी नहीं है, हो भी सकता है कुछ इस प्रकार का। हाँ, हाँ। तो इसके बारे में बताना मुश्किल है कि हाँ, यही क्यों ले लिया और वो क्यों नहीं लिया। मॉडर्न साइंस में ये क्यों ले लिया है उसका शायद जस्टिफिकेशन होगा, क्योंकि हार्ट एंड लंग ये दोनों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अहम है इस प्रकार से। और हेड जो है वो नर्वस सिस्टम के जरिए एक अहम इस प्रकार का रहेगा। लेकिन फिर भी हमें नर्वस सिस्टम वगैरह इस प्रकार से नहीं सोचना है, मर्म की हमारी जो संकल्पना है उसके आधार पर सोचना है। तो प्राणानाम एके अभिसराः, एक प्राण का अभिसरण करने वाले, प्राण को लेके आने वाले, रोहंतारो रोगाणाम, रोगों का नाश करने वाले हैं। रोगाणाम एके अभिसरा हंतारा प्राणानाम। तो कुछ वैद्य रोगों को लेके आने वाले हैं, प्राणानाम हंतारा, प्राण का नाश करने वाले इस प्रकार के। एवं वादेन भगवंतम आत्रेयम अग्निवेश उवाच भगवंस्ते कथम अस्माभिर्वेदितव्या भवेयुः। तो इस प्रकार से बोलने वाले आचार्य आत्रेय को अग्निवेश ने पूछा कि हम कैसे समझे कि ये प्राणाभिसर है या रोगाभिसर है इस प्रकार। भगवान उवाच, हाँ, अभी हाँ, जो सबसे अहम मुद्दा इसमें से निकलता है, शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुणदोष प्रवृत्ते पात्रापेक्षिणी अतः प्रज्ञां बाहुश्रुतेन ब्रूहि। एक अष्टांग संग्रह में श्लोक आया है। शस्त्र, शास्त्र और सलिल, ये पात्रापेक्ष होते हैं। जिस पात्र में वो रहेंगे उसके अनुसार उसके गुणकर्म इस प्रकार के होंगे। बहुत जगह अशिष्याय न देय इस प्रकार का निर्देश आता है। जो अच्छा शिष्य नहीं है, जो शिष्य ही नहीं है, उसको नहीं देना है। एतद द्विजतमम प्रोक्तम वगैरह। तो ये क्यों करते हैं? ज्ञान की शुद्धता को रखने के लिए ये आवश्यक इस प्रकार का। तो अगर अच्छा छात्र नहीं है और उसको हमने ज्ञान दे दिया इस प्रकार से, और वो ठीक तरीके से उसको समझ नहीं पा रहा, ठीक तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहा, तो न केवल उसकी हानि है, पूरे समाज की उसमें हानि है। तो जो इस प्रकार के व्यक्ति हो, जो ये सक्षम हो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए या प्रयोग में लाने के लिए, उन्हीं को ज्ञान देना जरूरी है। दूसरे लोगों को ज्ञान ज्ञान देना गलत इस प्रकार का। अब ये स्थिति काफी बदल गई है, माहौल कुछ अलग इस प्रकार का हो गया है। हाँ, और विद्या एक व्यापार बन गई है। हाँ, बहुत सारे राजकीय नेताओं ने कॉलेजेस खुलवाई है, अस्पताल खुलवाए हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और खास करके आयुर्वेद के बारे में तो ये थे कि इसकी ये पैसे कमाने का साधन है, हाँ, ऐसा मानकर ये सब प्रचलन हो रहा है। और किसी ना किसी तरीके से डिग्री हासिल करनी है, बस रजिस्ट्रेशन मिल गया तो प्रैक्टिस करना आरंभ करेंगे। ज्ञान है नहीं है, अनुभव है नहीं है, इसके बारे में कोई सोच इस प्रकार की नहीं है। अब ये जो पूरा माहौल बिगड़ा है, ये इसी का नतीजा है। अब पहले जमाने में या 40-50 बरस पहले वैद्यकीय व्यवसाय जो था वो नोबल व्यवसाय इस प्रकार का कहा जाता था, बहुत गौरवपूर्ण रहता था।
डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ी आदर की भावना समाज में होती थी, और केवल रोग मुक्ति ही नहीं, लेकिन किसी दूसरे विषयों के बारे में भी डॉक्टर से सलाह ली जाती थी। बहुत घरेलू संबंध इस प्रकार के होते थे। अब डॉक्टर और पेशेंट एक विक्रेता और ग्राहक इस प्रकार के बन गए। ग्राहक संरक्षण कायदा लागू हो गया। तो ये क्यों हुआ? हमने बाजार किया, हमने यानी कि बहुत सारे लोगों ने इसका बाजार कर दिया। अब ये पैकेजेस वगैरह वगैरह सब जो चीजें चल रही है, हाँ, इसमें शास्त्र कहाँ है? योग्य पद्धति से निदान करना, योग्य पद्धति से चिकित्सा देना, हित के बारे में सोचना मरीज के, ये सभी चीजें कहाँ हो रही है? हाँ, हाँ। और फिर हम रोग को ठीक करने के अलावा, रोग को ठीक करने की बात अलग ही रहेगी। सिर्फ पैसे कमाना है, अगर यही अगर उद्देश्य हो जाएगा, हाँ, तो कायदा, सुव्यवस्था इसके लिए आवश्यक इस प्रकार की हो जाएगी। हाँ, हाँ। तो अभी तो यूनिवर्सिटी होती है, बोर्ड होता है, कुछ सीसीएम काउंसिल वगैरह होती है, और उसका कर्तव्य है कि ये सब सुचारू रूप से चल रहा है अध्यापन, ये देखना इस प्रकार से। लेकिन ये सभी सिस्टम्स करप्ट है। हाँ, मूल रूप से समाज के हित में काम करने वाले लोग बहुत ही कम इस प्रकार के हैं। हाँ, अच्छी शिक्षा देने वाले बहुत ही कम इस प्रकार के हैं। तो रोगाभिसर ही लोग बढ़ेंगे, प्राणाभिसर बढ़ने की कोई उम्मीद ही नहीं है इस प्रकार से। नीति शिक्षण देना है ऐसा बोलते हैं, नीति शिक्षा कौन देगा? जो खुद नीतिमान है वही नीति शिक्षण के बारे में वो बता सकता है। अब पूरी यंत्रणा इतनी भ्रष्ट हो गई है, हाँ, कि वरो भूतदया धर्म इत्यार्थेषु भिषग्वरा वर्तते ऐसे सिद्धार्थ सर्वमुक्ति वर्तते। भूतदया सर्वश्रेष्ठ धर्म है ऐसा मानकर चिकित्सा वगैरह करनी है। हाँ, और चिकित्सा पण्य विक्रय जो करते हैं, ते हित्वा कांचनम रामसुम पांसुराशुम उपासते, चरकाचार्य खुद भी कहते हैं। वो सोने की राशि को छोड़कर धूलि की राशि को अपना लेते हैं, जो इस प्रकार से केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से व्यवहार करते हैं, चिकित्सा करते हैं। हाँ, हाँ। तो लेकिन ये नौबत उस जमाने में भी थी, उस समय में, हाँ, गुरु के हाथों में सब था कारोबार। कि गुरु जिसको कहेंगे कि ठीक है, अब तुम योग्य हो गए हो, तो प्रैक्टिस शुरू करो, आरंभ करो, इस प्रकार से तो प्रैक्टिस शुरू होती थी। अगर कुछ भूल हुई तो राजा को शासन देने का, हाँ, अधिकार इस प्रकार का था। हाँ, ये भी चर्क में बताया है। हाँ, तो उसको शासन होना है, दंड होना है, इस प्रकार से। लेकिन ये डिसाइड कैसे करेंगे? जीवक की कथा प्रख्यात है, उसको बताया गया आसपास सभी जगह ढूंढो, और कोई एक वनस्पति ऐसी लाओ कि जिसका कुछ औषध में उपयोग नहीं है। वो 3 दिन भटकता रहा, खाली हाथ वापस आया और बताया कि नहीं, ऐसी एक भी वनस्पति नहीं है कि जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम उत्तीर्ण हो गए हो, तुम प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, इस प्रकार से। शलाका परीक्षा करके होती थी पहले। हाँ, हाँ। तो एक बंद किताब रहती थी,
गुरु कहीं भी शलाका उसमें डालेगा और फिर जो पन्ना निकलेगा बाहर आएगा, वहां से पढ़ना आरंभ करना है। और उसके बारे में जो भी सवाल गुरु पूछेगा उसके उत्तर देने हैं, उसका अर्थ बताना वगैरह ये सब करेगा। कंठस्थीकरण होना चाहिए। तो वो सभी ग्रंथ उसको कंठस्थ होना चाहिए, जहाँ वो शलाका होगी वहां से उसका कंठस्थीकरण चालू करना चाहिए इस प्रकार से। इतनी कड़ी परीक्षा अगर ग्रंथों के बारे में होती है तो ज्ञान अच्छी तरीके से होगा और उसमें कमी नहीं रहेगी। अभी ऑप्शंस रहते हैं ऑफिशियली कि ये करो या ये करो, 5 में से 4 सवाल का जवाब दे दो वगैरह वगैरह। यहाँ ऑप्शन की कोई बात ही नहीं है। जो सामने आया है उसको पढ़ो, उसको उसका विवरण करो, बस। तो ये सोचना नहीं है मेरे पास कहाँ आने वाला है, इसको रट के मैं क्या करूँ, ये एंटी का मरीज मेरे पास कैसे आएगा वगैरह इस प्रकार से। तो ये बात ही नहीं है। तो अभी की जो शिक्षा पद्धति है, इसमें ये कोशिश करते रहते हैं कि अच्छी तरीके से अध्यापन हो, लेकिन उसके जो वेज है वो मैकेनिकल ज्यादा हो गए। अभी इंस्पेक्शंस होते रहते हैं। मैं तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में था तो वहां भी इंस्पेक्शंस होते थे, यूजीसी के तरफ से लोग आते थे। शासन द्वारा कुछ होता था। और ये सब कागजों का खेल रहता था। इतनी इतनी कागज पत्र जो है वो आवश्यक है, तो वो कैसे जुटाना इस प्रकार से। अभी सीसीआईएम के इंस्पेक्शन होते हैं, आयुष के इंस्पेक्शन होते हैं, तो यही सिलसिला चलता रहता है, इतने मरीज दिखाने हैं, इतने इतनी ओपीडी दिखानी है, इतनी आईपीडी दिखानी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये सब दिखाऊ मामला हो जाता है। वास्तव में क्या है, ये अजीब स्थिति है। थीसिस के बारे में भी कम से कम 30 मरीज तो करने हैं, तो उसमें भी 5 मरीज कर लेते हैं, उसको 6 से गुणाकार कर देते हैं और फिर लिख देते हैं। तो प्रामाणिकता ही नहीं रही इस सभी माहौल में। तो प्राणाभिसर वैद्य बनेंगे कैसे? अभी जो बन रहे हैं वो सभी रोगाभिसर इस प्रकार के ही बन रहे हैं, और केवल हमारे शास्त्र में नहीं, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, सभी जगह यही माहौल इस प्रकार का। अगर आप डोनेशंस देकर प्रवेश लेते हैं और फिर जो रकम डोनेशंस में खर्च हुई है उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो अजीब माहौल रहेगा। मैंने एक किस्सा सुना था, 80 लाख रुपए डोनेशन देकर एमबीबीएस में एडमिशन करवानी थी। ये करीबन 15 बरस पूर्व की बात है। बिहार से कोई छात्र आया था और रास्ते में वो लूटा गया। उसके पैसे चले गए। तो उसने आकर बताया कि मैं लेके तो आ रहा था, लेकिन कैश लेके आ रहा था 80 लाख, लेकिन मुझे लूटा गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोले नहीं, पैसे है तो ही एडमिशन, नहीं है तो नहीं एडमिशन, इस प्रकार से। तो फिर इसने पूछा, आप रुक सकते हैं क्या थोड़े दिन के लिए? कितने दिन के? 3-4 दिन के लिए।
हाँ रुक सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से वापस गया और फिर से 80 लाख एडमिशन हुई। हाँ, फिर उसने किसी ना किसी तरीके से अंतिम वर्ष तक करके डॉक्टरी पास कर ली। ज्यादा बरस लगे लेकिन पास हो गए। फिर जिस एक मध्यस्थ ने उसके लिए काम किया था हाँ, उसको निमंत्रण आ गया कि आप शादी में उसके आइए जरूर। फिर उनको दे दिया गया, तो वो गए शादी में। और फिर उन्होंने उसके पिता से पूछा कि क्या करने वाला है आगे। तो पिता बोला कि क्या करना है इतना बड़ा कारोबार है, इतनी बड़ी खेती है, इतने बड़े उद्योग है, वही देखेगा। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बन गया है, तेरा अस्पताल खुलवाएगा और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा। तो उसने कहा फिर ये इतना पैसा खर्च किया है, 1,60,00,000, उसका क्या करोगे। तो बोला उससे दुगुना दहेज में वसूल हो गया, और क्या करना है। तो ये अगर मानसिक स्थिति है, तो हम क्या अपेक्षा करेंगे इस प्रकार के लोगों से। ये क्या करने वाले हैं इस प्रकार से। तो नैतिकता का मुद्दा एक अहम मुद्दा इसमें है। और इसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये एक अलग अलग ही चीज है। ठीक है, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठाम् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। विरम्यते व्याख्यानं श्वः।